बजाज फाइनेंस ने आज एक ही दिन में अपनी मार्केट कैप से लगभग 15,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए, सिर्फ एक आरबीआई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की वजह से। कोई फ्रॉड नहीं था, कोई लॉस नहीं था, कोई स्कैंडल नहीं था, सिर्फ एक प्रपोजल, और मार्केट ने तुरंत से रिएक्शन दिया। यही है इंडियन स्टॉक मार्केट की असली पावर और असली रिस्क। आज इस पूरे वीडियो में आज के दिन क्या क्या हुआ और उससे हमें क्या सीखने मिला है समझेंगे। मेक श्योर लाइक का बटन दबा दीजिए। आज 7 अगस्त 2026 को एक साथ 3 डायरेक्शन से इंडियन मार्केट पे आई ट्रिपल हेडविंड, और उसी के कारण सेंसेक्स 456 पॉइंट्स नीचे ले गया और निफ्टी 24,570 के आसपास क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी पे भी 317 पॉइंट की गिरावट और 57,746 पर वो आ गई। 3 फोर्सेस एक साथ एक ही दिन में, एक एक करके सारे फोर्सेस को डिकोड करते हैं। पहला फोर्स आरबीआई का एनबीएफसी ड्राफ्ट प्रपोजल। आरबीआई ने 6 अगस्त 2026 को एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जिसमें क्लियरली लिखा है कि एनबीएफसीज अब सिर्फ टर्म लोन्स दे सकती है, रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स बंद कर दिए गए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए का लिमिट है, तुम्हें 3 लाख रुपए बोरो अगर किए हैं, 1 लाख वापस किया तो वो 1 लाख फिर से अवेलेबल हो जाता है विड्रॉल करने के लिए। यही है रिवॉल्विंग क्रेडिट। बजाज फाइनेंस का पूरा फ्लेक्सी लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन मॉडल इसी कंसेप्ट पर खड़ा हुआ है। एस्टिमेट्स के मुताबिक रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज बजाज फाइनेंस के एयूएम का करीबन 15% हिस्सा बनाती है। अगर यह बंद हुआ तो लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फी इनकम कंप्रेस हो जाएगी और इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भारी प्रेशर पड़ेगा। मार्केट ने इसी के चक्कर में रिएक्ट किया। बजाज फाइनेंस 5.5% गिर कर सेंसेक्स का टॉप लूजर बन गया। बजाज फिनसर्व भी 3% से ज्यादा नीचे आई। फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरऑल 1.48% नीचे आ गई। लेकिन यह अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं हुआ है, यह आपको समझना पड़ेगा। आरबीआई ने फीडबैक मांगी है 28 अगस्त 2026 तक। इंडस्ट्री को अपनी बात कहने का मौका दिया है। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज को, जिनका मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग प्रोडक्ट रीस्ट्रक्चरिंग में एक्सपर्ट हैं। पास में भी जब भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बजाज फाइनेंस ने कंप्लाई किया और फिर वापस बाउंस बैक किया। तो क्या ये ओवर रिएक्शन है? मे बी, शायद, लेकिन मार्केट रिस्क अवर्स होता है और अनसर्टेनिटी में वो सेल करना शुरू करता है। दूसरा फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्रूड ऑयल का रिबाउंड। जी हां, बट ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेड तो बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कमबख्त उनके इमोशंस उनके बीच में आ जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक सही स्ट्रैटेजी उनको नहीं मिल पाती है। अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां आप एल्गो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सको, तो जिंग ट्रेड्स लेमन के साथ एक अच्छा ऑप्शन आपको दे रहा है। यहां आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज पॉजिटिव रिटर्न दिखा रही हैं, कुछ नेगेटिव दिखा रही हैं। आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर वीवैप स्ट्रैटेजी हो या आरएसआई मैजिक हो या रिवर्सल कैच हो, और ये सारी स्ट्रैटेजीज यहां पर अवेलेबल है और भी ये लोग अपडेट करते रहते हैं। इनमें से तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके कंसेप्ट्स और कहीं ना कहीं एजुकेशनल सजेशंस मैंने इनकी मैनेजमेंट को दिए थे, उनके साथ डिस्कस किए थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी टीम बिठाई और अपने हिसाब से ऑडियंस के लिए ये फीचर्स को डेवलप किया है। अगर आप इन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जाके उसके पे क्लिक कीजिए, केवाईसी कीजिए और आपको वहां पर एक्सेस मिलेगा। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट, बैक टू द टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ईरान ने 6 अगस्त को एक ड्राफ्ट प्लान पब्लिश किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए रिस्ट्रिक्टिव शिपिंग कंडीशंस के साथ। यूएस एंड इजराइल वेसल्स को बैन, हॉस्टाइल कंट्रीज से कंपनसेशन और कार्गो वैल्यू का 20% पेनल्टी। ब्रेंट क्रूड ने एक दिन में, जी हां एक दिन में 3.8% जंप करके $82.49 प्रति बैरल क्लोज किया है। आज 7 अगस्त को ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूं तो वो 82 से $86 के जोन में ट्रेड हो रहा है। एक साल पहले के कंपैरिजन में लगभग 23% ज्यादा। इंडिया के लिए क्रूड ऑयल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझते हैं, क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का 85% इंपोर्ट करता है। जब क्रूड बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है, और ये चीजें मैं पहले भी बोल चुका हूं। और आरबीआई इसके चक्कर में रेट कट की पॉसिबिलिटी श्रिंक कर देता है। एक टैंकर का अटैक और पूरी इंडियन इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट। हॉर्मुज से दुनिया का रफली 20% ऑयल ट्रैफिक गुजरता है। ये एक चोक पॉइंट है, और जब ये टेंशन में आता है तो ग्लोबल मार्केट्स नर्वसली रिएक्ट करते हैं, जो कि आप लोग तो देख ही रहेंगे। अब तीसरे फोर्स की बात करते हैं, यूएस जुलाई नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट। जून 2026 में एनएफपी ने सिर्फ 57,000 जॉब्स ऐड किए थे। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? एक्सपेक्टेशन थी करीब 1,10,000 जॉब्स की। ये एक मैसिव
मिस था। आज जुलाई का डेटा रिलीज होना था, कंसेंसस फोरकास्ट थी 80,000 से 88,000 जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% पे स्टेबल रहने की उम्मीद थी। ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, आइए समझते हैं। क्योंकि एनएफपी से पता चलता है कि फेड काफी डविश होगा या फिर हॉकिश होगा। अगर जॉब्स डेटा वीक आए तो फेड रेट, जो फेड के चेयरमैन है, वो कट कर सकते हैं, डॉलर कमजोर होगा, इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआईज इनफ्लोज बढ़ सकते हैं, इंडिया को इसके कारण बेनिफिट होगा। अगर डेटा स्ट्रांग आया तो फेड हॉकिश होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल के ले जाएंगे। और इसी चक्कर में आज ट्रेडर्स वेट एंड वॉच मोड पे कहीं ना कहीं थे। ये जिटर्स इंडिया विक्स में देखा गया, जो कि 12 के आसपास, जो सजेस्ट कर रहा था कि भाई थोड़ा सा कंटेन्ड नर्वसनेस यहां पर है, लेकिन अंडरकट वीक है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है समझते हैं। आज का मार्केट मूव पैनिक नहीं था, यह कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ था। ऑटो और आईटी स्टॉक्स एक्चुअली ग्रीन थे, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, इन सब ने सपोर्ट देने की कोशिश करी है। ब्रॉडर मार्केट भी रिलेटिवली रेजिलिएंट है। यह सिग्नल है कि सिलेक्टिव सेलिंग हो रही है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में। 3,888 स्टॉक्स ट्रेड हुए बीएसई पे, जिसमें से कि 1,875 पॉजिटिव पे थे और 1,767 डिक्लाइन पे थे। बिल्कुल 50-50 के करीब ये माजरा दिख रहा है। ये मार्केट कोलैप्स नहीं, ये रीकैलिब्रेशन है। आरबीआई का एनबीएफसी ड्राफ्ट ओवर रिएक्शन ट्रिगर कर चुका है। लॉन्ग टर्म में ये कंज्यूमर क्रेडिट के लिए हेल्दी रेगुलेशन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओवर लेवरेजिंग रोक भी सकता है। बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी तक हम सबको यही पता है। शॉर्ट टर्म डिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी विंडो जरूर देती है। क्रूड का रिस्क जरूर है, लेकिन हॉर्मोज डील नेगोशिएशंस चल रही है। ये सस्टेन स्पाइक मेरे हिसाब से शायद सस्टेन नहीं करेगा। एनएफपी के जिटर्स ट्रांजिएंट है, एक डेटा पॉइंट से साइकिल नहीं बदलता, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट 3 हेडविंड से घिरा था आज, लेकिन रिमेंबर करो मल्टी हेडविंड डेज में ही ब्लू चिप स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलते हैं, इसलिए पैनिक मत करो, रिसर्च करो, पोजीशन साइजिंग सही करो। एसआईपी वाले लोग, उन्होंने तो आज ज्यादा यूनिट्स खरीदने का उनको एक अच्छा मौका मिला था चीपर रेट पे, आगे भी आपको मिलेगा। लेकिन ये स्टोरी का एक ही साइड है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, जहां एक और बड़ा फाइनेंशियल जाइंट साइलेंस ब्रेक कर रहा है। जी हां, सबसे बड़ी पीएसयू बैंक ने आज एनालिस्ट को एग्जैक्टली गलत साबित करके दिखा दिया। और वो एनालिस्ट थे जो कह रहे थे कि एसबीआई का प्रॉफिट 6 to 10% से गिरने वाला है। काफी सारे लोग, आपने देखा होगा, चर्चा हो रही थी कि ये मार्केट में इतना गिरावट होगा, इतना गिरावट होगा। 7 अगस्त 2026, दैट इज टुडे को, जब एसबीआई के Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स आए तो मार्केट ने सीधा 3.6% ऊपर जंप मारा, स्टॉक 1124 पे पहुंचा। तो आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये रिजल्ट क्यों एक नरेटिव शिफ्ट है और इसका मतलब क्या है तुम्हारे लिए, मेरे लिए और इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूं सारे डेटा पॉइंट्स के साथ आपको एक ही वीडियो में दे दूं, ताकि आपको बाकी वीडियोस देखना ना पड़े और एक ही वीडियो में आपको पूरे मार्केट का नॉलेज मिल जाए। तो मेक श्योर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए तो दबाइए। देखिए, लोगों का तो नैरेटिव बेरिश था पिछले 2 से 3 हफ्ते में। चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्पेस पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, हर एनालिस्ट रिपोर्ट एक ही चीज कह रही थी, एसबीआई का निम कंप्रेस हो रहा है, एनआईएम 2.93% पर आ गया है, प्रॉफिट डिक्लाइन इनएविटेबल है। कुछ लोग तो 10% प्रॉफिट फॉल का सिनेरियो भी डिस्कस कर रहे हैं। बियर केस मेन स्ट्रीम बन चुका था इसी चक्कर में। बट अब नंबर्स देखते हैं। नंबर्स अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 21,121 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्लस 10.23% है, सिक्वेंशियल भी प्लस 7.3% है। कंसेंसस ने डिक्लाइन फोरकास्ट किया था, लेकिन रियलिटी में डबल डिजिट ग्रोथ आ गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, समझिए, ये बता रहा है कि मार्केट का मेजॉरिटी ओपिनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गलत था। और जब मेजॉरिटी गलत होता है तो जो लोग सही थे उनके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एनआईएम वाला ड्रामा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको आसान तरीके से। एनआईएम का मतलब क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सीधा सीधा समझाता हूं, एसबीआई को अपने लोन्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है और डिपॉजिटर्स को जो वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनका जो डिफरेंस होता है, ये इतना ज्यादा होता है कि बैंक की अर्निंग पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 27 में निम गिरा था 2.93% पे, और ये एसबीआई के लिए एक रेड फ्लैग था। एनालिस्ट बोल रहे थे रेट कट्स आ रहे हैं, डिपॉजिट्स रीप्राइसिंग होगी, निम और गिरेगा। अब Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में निम वापस गया 3% पे, 7 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट था। ये छोटा नंबर बड़ा काम का होता है, क्योंकि एसबीआई का लोन बुक है 50.47 लाख करोड़ का।
ठीक है। 1 बेसिस पॉइंट का मूव मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का इंपैक्ट होता है, तो 7 बेसिस पॉइंट की रिकवरी मतलब मैसिव अर्निंग रिकवरी यहां पर आ सकती है। और ये तब हुआ जब आरबीआई ने रेट कट्स किए थे जो नॉर्मली निम के लिए नेगेटिव होते हैं, फिर भी एसबीआई ने निम रिकवर किया। क्यों? क्योंकि उनका जो कासा रेशियो था यानी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स 39.24% पे, 64% से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट योनो से YONO से डिजिटली खुल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स कंट्रोल में है। अब बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को वेरीफाई करता है। देखिए ग्रॉस एडवांसेस की अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ के 50.47 लाख करोड़ हो गए हैं, दैट इज 18.63% ईयर ऑन ईयर यहां पर देखा गया है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये रफली $600 बिलियन का लोन बुक है, एक मिड साइज कंट्री की जीडीपी के बराबर है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं तो ब्रेक डाउन देखो, एग्रीकल्चरल एडवांसेस 25.43%, किसान को क्रेडिट मिल रहा है, इसका मतलब यह है। एसएमई एडवांसेस 22.33%, मतलब छोटे बिजनेसेस जो दुकानदार हो गए इन सबको भी स्केल करने के लिए पैसा मिल रहा है। रिटेल पर्सनल लोन्स ये 15.15%, मतलब मिडिल क्लास बोरो कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कॉर्पोरेट एडवांसेस ये भी प्लस 18.05%, मतलब बड़े कैपेक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वो भी चल रहे हैं। तो अगर मोटा मोटी यहां पर नजर दिखा जाए तो हर सेगमेंट डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। ये सिलेक्टिव नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ है, और यही इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी की रियल डिमांड हेल्दी है कि नहीं। और इस केस में जी हां, हेल्दी है। टोटल बिजनेस मतलब आप समझिए डिपॉजिट प्लस एडवांसेस क्रॉस कर गया है 110 लाख करोड़। ये एक साइकोलॉजिकल माइलस्टोन है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक 110 लाख करोड़ का बिजनेस चला रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, अब रियल कमबैक स्टोरी आपको बताता हूं, वो क्या है इस केस में, एसेट की क्वालिटी, वो नंबर जो सबसे ज्यादा लोगों को इंप्रेस करता है। देखिए ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.47% है, एक साल पहले ये था 1.83%। नेट एनपीए रेशियो 0.38% है, एक साल पहले ये कितना था, 0.47%। एसबीआई का एनपीए क्राइसिस आप लोगों को याद होगा, 2018 की बात करो, 2018 में ग्रॉस एनपीए 10.9% था, 10.9%, मतलब हर 10 रुपए लोन में से 1 रुपया एनपीए हो गया था। वो एसबीआई का ना वन ऑफ द डार्केस्ट फेज था 2018 का। आज वो सेम बैंक 1.47% पे, और बैड लोन प्रोविजन भी 32% पे गिर के 3,359 करोड़ हो गया। मतलब नॉट ओनली यहां पर एनपीएस लो हुए हैं, उनके लिए प्रोविजन करना भी कम हो गया है, जो डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ाएगा। ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, साइक्लिकल नहीं है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये ईयर्स ऑफ एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स, राइट ऑफ्स हो गए, रिकवरी हो गई, मैकेनिज्म्स और क्रेडिट अंडर रेटिंग स्टैंडर्ड्स के सुधारने का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। अब आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो मैं बताता हूं कि मेरा इस पे क्या व्यू बन रहा है। देखिए एसबीआई का Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक थेसिस वैलिडेशन है। क्या, किस चीज का, कि इंडियन लार्जेस्ट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, अब प्राइवेट सेक्टर की तरह एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। बैड लोन्स कंट्रोल में है, मार्जिन स्टेबल है, ग्रोथ डबल डिजिट है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या एसबीआई स्ट्रांग है, सवाल ये है क्या ये स्ट्रेंथ सस्टेनेबल रेट पे चलता रहेगा, स्पेसिफिकली जब एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल होगा। क्या कासा का बेस बढ़ता रहेगा, योनो का डिजिटल फ्लाईव्हील इनको हेल्प करता रहेगा, और डाइवर्सिफाइड लोन बुक क्या इसको इंसुलेटेड करके रहेगा। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि ये सिर्फ एक रिजल्ट था या बिगिनिंग है एक मल्टी ईयर री रेटिंग स्टोरी का। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एनालिसिस होगा आपको टाइमली अपडेट करता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।